तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब्जेक्ट का लेक्चर 3। तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारा एकेटीयू फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसका हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है कंप्लीट कर लेना। लेक्चर 2 के अंदर तक हमने क्या कर लिया था कि हमने लोकली जितने भी हमें टूल्स यूज करने हैं उन्हें लोकली हमने इंस्टॉल कर लिया था, सेटअप कर लिया था, और आपको मैंने रन करके दिखा दिया था प्रोग्राम की किस तरीके से आप लोकली प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अगर आपने लोकली सेटअप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, वहां पर भी जो है आप अपना कोड रन कर सकते हो। ठीक है, बट लोकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जीसीसी कंपाइलर किया था, हमने वीएस कोड करके देखा था, हमने कोड ब्लॉक्स कर लिया था। ठीक है, और हमने गूगल कोलैब के बारे में भी देख लिया था, वो ब्राउजर पे चलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। काफी डिटेल में हम जो है सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट ये क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स। ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो आपके पास आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपसे पहले जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो पढ़ा है हमारा पीपीएस। ठीक है, जो है हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था जहां पर सी लैंग्वेज आपके सीनियर्स ने पढ़ी थी। आपके सीनियर्स के जो भी हमारे पेपर्स थे, पीवाईक्यूज थे, उनके अंदर जो भी मतलब हमारे टॉपिक सिमिलर हैं अब के सिलेबस में और पीपीएस के सिलेबस में, उनके जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो भी हम साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि अगर वो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपके पेपर में भी आने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे इंजीनियरिंग, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका 60 to 70% पेपर जो है पीवाईक्यूज से बन रहा होता है। हम भी अपने हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं कि आपका सिलेबस तो करवाते ही हैं, उसके साथ जो आपके पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी सॉल्व कराते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे कि जो भी आपके टॉपिक्स हम कवर कराएंगे उनसे जो भी पीवाईक्यू आया है वो हम साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारा आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड से हमारा ये पीवाईक्यू आया था 2022-23 में, तो हम इसे यहाँ पे कवर कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। डेटा टाइप से आप देख सकते हो हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 फर्स्ट सेमेस्टर में, 2022-23 सेकंड सेमेस्टर में, 2023-24 सेकंड सेमेस्टर में, ऐसे हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो आए हुए हैं। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो लेक्चर जैसे ही हमारा ये वाला खत्म होगा, लेक्चर खत्म होते-होते ये देख लोगे कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि प्रोग्राम को क्या जरूरत पड़ेगी, उसे डेटा को स्टोर करना पड़ता है। फिर सोचो कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर आपको डेटा को क्यों स्टोर करना है? क्योंकि देखो जो सही प्रोग्राम होता है, जो आप रियल प्रोग्राम पे वर्क करोगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा होगा, डिस्प्ले कर रहा होगा, जो कि हमने अब तक किया है। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं, और जो भी हमारा नाम हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, क्या कर रहे हैं, उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। बट आप ही सोचो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा कैलकुलेटर का, ठीक है, जो कि एक रियल प्रोग्राम है, वो आपको कुछ वर्क करके देता है। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम क्या करता है कि कुछ ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब ये परफॉर्म किस पे करता है? परफॉर्म करता है डेटा पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। कैलकुलेटर के अंदर आपने दिया 5 एंड 3, और क्या बोला आपने, एडिशन परफॉर्म कर दो। तो ये जो 5 है और जो 3 है, ये कैलकुलेटर को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, प्रोग्राम को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोग्राम को जो डेटा है वो स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि कॉलेज वालों ने बोला कि आपको है स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाना है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रखता है। स्टूडेंट का नाम, एज, मार्क्स, रोल नंबर, परसेंटेज, ग्रेड, इन सबको जो है स्टोर करके रखता है। तो इन सबको इन्फॉर्मेशन को अगर आपको मैनेज करना है स्टूडेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो आप स्टोर कहाँ पे करते हो, स्टोर करते हो आप मेमोरी के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, आपको पता होगा, रैम, रोम, उसके अंदर जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि नेम जो है हमारा वो अलग टाइप का डेटा है। नेम हमारा आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कृष्णा हमारा एक नेम है। ठीक है, कह सकते हो एज जो है हमारा न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, 22 हो गया, 23 हो गई, ये हमारी एज होती है। ठीक है, मार्क्स हमारा जो है डेसिमल टाइप का भी हो सकता है, या फिर रियल जो हमारा होल नंबर है उस टाइप का भी हो सकता है। रोल नंबर हमारा होल नंबर होता है, परसेंटेज हमारा डेसिमल हो सकता है, ग्रेड हमारा जो है कैरेक्टर हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा अलग अलग टाइप का डेटा है। तो हमें स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप का ही कुछ चाहिए होगा, तो उसे हम आगे देख रहे होंगे, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हर जो डेटा है वो अलग टाइप का है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्यों डेटा को हमें स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपको रियल प्रोग्राम आप बना रहे हो तो आपको जो है डेटा को ही प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके लिए डेटा को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा को स्टोर ही नहीं करोगे तो उसे प्रोसेस कैसे करोगे? ठीक है, सो
वेयर विल द कंप्यूटर कीप ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम नेम एज इन सब की बात कर रहे हैं कहाँ पे स्टोर करके रखता है, वो स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर है। जो हमारा प्रोग्राम है उसे जरूरत होती है डेटा की, और जो डेटा है हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग इट नीड्स मेमोरी टू होल्ड द डेटा इट इज करंटली वर्किंग विद, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो भी हमारा डेटा जिस पे भी प्रोग्राम काम कर रहा है, मेमोरी उसे होल्ड करके रखती है, और जब भी प्रोग्राम को उसकी जरूरत होती है वो मेमोरी से डेटा लाता है और उसको प्रोसेस करता है और जो रिजल्ट है आपको दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट काम हो रहा होता है। बट देयर अनदर क्वेश्चन इज हाउ विल अवर प्रोग्राम रिफर टू दीज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि हमारा जो एज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, हमारा जो मार्क्स है वो यहाँ पे रखा हुआ है, रोल नंबर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। मेमोरी तो बहुत बढ़िया, लाइक मेमोरी ये कंप्लीट मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा एज वाला बॉक्स है वो ये है, ठीक है। मार्क्स वाला बॉक्स ये है, मेमोरी वाला बॉक्स ये है। तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एज है वो फर्स्ट वाले बॉक्स में है, मार्क्स जो है सेकंड वाले बॉक्स में है, रोल नंबर जो है थर्ड वाले बॉक्स में है। तो यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आता है वेरिएबल्स का, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप आगे जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे सबके अंदर ये जो बेसिक है वेरिएबल्स वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वेरिएबल्स आप समझ सकते हो हमारे कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके घर में अलग अलग हमारे जार होते हैं ना, ठीक है। जैसे कि एक शुगर का जार होता है जिसके अंदर हमारी चीनी होती है, एक हमारी चाय पत्ती का होता है जिसके अंदर चाय पत्ती होती है, ठीक है। से हमारी एक वाटर बोतल है जिसके अंदर वाटर होता है ना। ऐसे एक आटे का कंटेनर होता है बड़ा-सा, उसके अंदर आटा होता है। तो ऐसे अलग-अलग क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, और अलग-अलग कंटेनर के अंदर अलग-अलग जो हमारा जो भी सामान है वो पड़ा होता है। जैसे कि शुगर के अंदर चीनी पड़ी है, और चाय पत्ती वाले के अंदर शुगर के डिब्बे के अंदर चीनी पड़ी है, चाय पत्ती वाले के अंदर चाय पत्ती पड़ी है। तो ऐसे क्या है, अलग-अलग कंटेनर के अंदर अलग-अलग जो हमारा सामान है वो पड़ा होता है। ऐसे ही हमारी जो मेमोरी है, उसे हम क्या करते हैं, कंटेनर्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ऐसे कंटेनर्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ये जो कंटेनर है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हमारी जो कंप्लीट मेमोरी है, ठीक है? ये हमारी मेमोरी है। इसको हमने पहला एक ऐसे ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर एक कंटेनर बना दिया और इसको नाम दे दिया हमने नेम, ठीक है? इसको नाम दे दिया हमने नेम। तो हमारा जो स्टूडेंट है, उसका नेम हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है? अब हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर हमने एक और कंटेनर बनाया जिसका हमने नाम दे दिया एज, ठीक है। उसके अंदर हमने लाइक रख दिया 22, तो जो भी हमारा ये है इसकी एज है 22 है। एक और हमने कंटेनर बनाया जिसके अंदर हमने नाम रख दिया रोल नंबर, और इसका हमने रोल नंबर रख दिया 10, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, मेमोरी के अंदर अलग अलग कंटेनर बना दिया, उसको नाम दे दिया, और जो वैल्यू है वो हमने रख दी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से हम मेमोरी के अंदर ये जो कंटेनर बना रहे हैं इसी को हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। So a variable is a named memory location used to store a value that may change during program execution, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर किया जाता है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, प्रोग्राम यहाँ से जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक मेमोरी का जो लोकेशन है, जैसे कि मेमोरी के अंदर बहुत सारी लोकेशन होती हैं, तो लोकेशन को क्या कर दिया जाता है, लोकेशन को एक नेम दे दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ बॉक्स इन कंप्यूटर मेमोरी, ये जैसे हमारी पूरी कंप्लीट हमारी मेमोरी है, उसके अंदर हमने एक बॉक्स बना दिया एज का, तो इसके अंदर जो एज है हमारा वही स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर हम एज सर्च करेंगे मेमोरी के अंदर तो हमें जो एज वाला बॉक्स है, लोकेशन है, वो मिल जाएगी, ठीक है। अब आप ही सोचो मेमोरी के अंदर आप लोकेशन कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि उसे एक नाम दे देते हो, ठीक है, और उसका जो कंटेनर है वो आपका बन जाता है, ठीक है। और कंटेनर में जो भी आपकी वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाती है। सो हियर एज इज द वेरिएबल एंड 20 इज द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट मेमोरी है उसके अंदर जो हमारा एज है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। एज क्या है, वेरिएबल है। और ये जो एज को हमने 20 वैल्यू दी हुई है वो हमारी 20 वैल्यू है जो कि हमारी मेमोरी की लोकेशन पे जो है स्टोर होगी। तो मेमोरी की जो लोकेशन है उसको हमने नाम दे दिया एज, जिसे हम कह सकते हैं क्या, वेरिएबल। और यहाँ पे जो 20 है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उस वेरिएबल की। क्लियर है? सो आई होप आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें वेरिएबल की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर आप मेमोरी के अंदर ऐसे रैंडमली जो डेटा है उसे रखोगे तो उसे एक्सेस करना, उसे मैनेज करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
इसीलिए वेरिएबल्स क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि हम जो डेटा है हमारा, उसे मीनिंगफुल जो नेम्स है, वो दे पाएँ, ठीक है? तो समझ रहे हो ना, मेमोरी के अंदर आपने रैंडमली यहाँ पे 20 रख दिया, तो आपको पता ही नहीं है जो 20 है वो एज है। आपने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया, आपको पता ही नहीं है स्टूडेंट का नाम कृष्णा है, ठीक है? तो ये क्या है मतलब, ये हमारा जो डेटा है, उसे मैनेज करने में काफ़ी ईज़ी बनाता है जो वेरिएबल है। तो इसके लिए हमें जो वेरिएबल है उसकी नीड पड़ी। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक सिंपल सा हमारा सिंटैक्स है। देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स क्या होता है। देखो जो भी स्टाइल, जैसे कि आपके कपड़े पहनने का स्टाइल होता है ना, कि आप ऊपर शर्ट पहनोगे, नीचे पैंट पहनोगे, फिर जूते पहनोगे, ठीक है? तो एक स्टाइल है आपका कपड़े पहनने का, ठीक है? ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर जब भी आप कोई चीज़ नई करते हो ना, तो उसका एक पहले से स्टाइल डिफाइन है, एक सिंटैक्स डिफाइन है कि आपको इसी तरीके से करना है। आप उसके अलग तरीके से करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है? तो उस स्टाइल को बोलते हैं सिंटैक्स। तो ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक हमारा सिंटैक्स है प्रोग्राम के अंदर, सी के अंदर, ठीक है? अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग-अलग सिंटैक्स होते हैं। तो सी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप पहले आपको लिखना है और फिर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इससे आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाऊँ, ठीक है? ये रहा वीएस कोड, ठीक है? यहाँ पे ना हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? देखो वीएस कोड के अंदर कुछ नहीं करना, आपको एक आपका वो होगा, कोई भी एक फ़ोल्डर बना लेना, हमने ये लेक्चर 2 के अंदर देखा था, ठीक है? ये फ़ोल्डर को क्या करो, जस्ट ओपन विथ 4 करो, या फिर अब अगर आप टर्मिनल के अंदर ओपन करते हो और यहाँ पे लिखते हो सॉरी, कोड स्पेस डॉट, तब ये आपका जो है डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, एक फाइल क्रिएट कर लो जिसमें भी आप कोड कर रहे हो, ठीक है? ये फाइल का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कि मैं फर्स्ट डॉट सी दे रहा हूँ, तो ये मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है? मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ, जो कि आपको हर एक कोड के अंदर लिखनी है और अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको ये जो है मतलब समझ में आ जाए और एक समझ लो आपकी हैबिट बन जाए कि आप जो है डायरेक्टली बॉयलर प्लेट लिख पा रहे हो, ठीक है? इंट मेन फंक्शन जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है? हमारा प्रोग्राम एंड कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है, ठीक है? अब इसके अंदर जो है हम अपना कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो लिख रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का हमारा सिंपल सा एक हमारा क्या है, सिंटैक्स है कि आपको यहाँ पे जो है डेटा टाइप लिखना है, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। तो आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हमारा अभी हम डेटा टाइप आगे पढ़ने वाले हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे लिख दिया। फिर इंटीजर टाइप की हमें जो है वैल्यू स्टोर करनी है और हमने दे दिया ऐज, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया, ठीक है? तो क्या हुआ होगा, जैसे ये जो हमने दिया इंट ऐज, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, मेमोरी के अंदर एक अलग से स्पेस बन गई होगी, ठीक है? और उसका नाम हो गया होगा ऐज, और ऐज के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, हमारा इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, ठीक है? हमारा जैसे सी लैंग्वेज के अंदर जो इंटीजर है और जो कंप्यूटर के हिसाब से जो इंटीजर है, उसका जो स्पेस होता है वो होता है हमारा 4 बाइट्स का, ठीक है? 4 बाइट्स का। ये हम आगे देखेंगे, और 4 बाइट्स मतलब 1 बाइट जो है वो 8 बिट ले रही होती है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे स्पेस कितना होगा, 32 बिट्स जो है एलोकेट हो गई होंगी मेमोरी के अंदर, और मतलब अलग से स्पेस रख दी होगी 32 बिट्स की, कि यहाँ पे जो है एज आके स्टोर होगी, ठीक है? और किस टाइप की हमारा डेटा है एज, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो मेमोरी के अंदर क्या हो गया होगा, एक स्पेस जो है वो एलोकेट हो गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख लिया, ठीक है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स पे चलते हैं वापस। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है? ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बता दिया। और हाँ, यहाँ पे जैसे ही आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा, तो इसने कंपाइलर को कह दिया होगा कि आई नीड अ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड ऐज, जिसमें हम इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करने वाले हैं, ठीक है? तो इतना क्लियर है? अब वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन आता है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया था, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। हमने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है। जैसे कि अब एज यहाँ पे जो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, एक जगह तो एलोकेट हो गई, ठीक है? इसके अंदर कुछ पड़ा नहीं हुआ है, ये खाली है, ठीक है? तो अभी जैसे कि मैं अगर एज को प्रिंट करवाना चाहूँ, अभी क्या प्रिंट होगा? अभी ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे कि मैं इसे प्रिंट अभी मैं बताऊँगा कैसे प्रिंट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? बट मैं यहाँ पर जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, ठीक है? और इसे प्रिंट करके दिखाया, ठीक है? तो यहाँ पर ऐज लिखेंगे तो ऐज हमारी जो है प्रिंट होगी, ठीक है?
तो यहाँ पे जस्ट मैं जाता हूँ और यहाँ मैंने कोड रनर आपको बता दिया था, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो कोड है वो चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये हमारी सही वैल्यू नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रैंडमली मतलब पड़ी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। अभी ये खाली पड़ी हुई है तो इस वजह से ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। ऐसे डरने की बात नहीं है कि एज तो हमने कुछ दी नहीं, तो क्या आप कैसे प्रिंट हो गया, तो ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, इसे जस्ट डिक्लेयर किया था, अब हम करेंगे इनिशियलाइज। तो हम एज को अगर एक दे देते हैं 12, तो अब हमने एज को क्या दे दिया, एक हमने वैल्यू दे दी कि 12 हमारा जो है एज के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर जो स्पेस थी उसके अंदर 12 जो है जाके स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा 12 स्टोर हो गया, अब हम 12 को प्रिंट कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे जाओ, रन डीबग, कंपाइल एंड रन करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हमारा 12। देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा 12 प्रिंट हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर है, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब वापस नोट की तरफ जाते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्लियर है। यहाँ पे मैंने और भी चीजें बताई हुई हैं कि इसका एक सिंटैक्स होता है कि पहले डेटा टाइप, देन आपका जो भी नाम है आपके वेरिएबल का, देन आप इक्वल टू लगाते हो, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आपने कुछ असाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, वैल्यू दे देते हो, ठीक है, और एक सेमीकोलन लगा देते हो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो हमने एक एग्जांपल देख लिया, आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है, वेरिएबल असाइनमेंट सिंपल होता है कि आपने जो भी वैल्यू असाइन करी है उसे आप देखो असाइन कर सकते हो, आगे जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, कि इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक एज दी हुई है 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो 12 दे दी, मैं नीचे जाके क्या करता हूँ, एज को दे देता हूँ क्या, 20। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारी जो पहले वैल्यू, देखो पहले क्या हुआ होगा, देखो जो कोड हमारा यहाँ पे कैसे चलता है, यहाँ पे चलता है ये टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम कोड चलता है। पहले ये वाली लाइन, ये मैंने ना गलती से ओमेन वाला बटन दबा दिया, ठीक है, गेमिंग का, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कोड चलता है वो मेन फंक्शन से चलता है, ठीक है। फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी और फिर ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि मेन फंक्शन चला, ठीक है। उसके अंदर पहले ये वाली लाइन चली और मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक जगह अलोकेट हो गई एज, ठीक है। एज नाम से एक जगह जगह जो है अलोकेट हो गई जिसके अंदर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा आना है, ठीक है। अब ये जो जगह है इसके अंदर इसने देखा कि 12 है, तो इसने 12 को रख दिया, ठीक है। भी आगे गया, आगे देखा एज के अंदर 20 पड़ा है, तो इसने 12 को हटाया, यहाँ पे 20 रख दिया, ठीक है। फिर ये आगे गया, इसने क्या किया, इसने बोला प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट क्या करेगा, एज को प्रिंट करेगा। तो एज क्या है, 20 है, तो 20 प्रिंट हो जाएगा, 12 जो है हट जाएगा, ठीक है। 12 को ओवरराइट कर दिया जाएगा, 12 को हटा दिया जाएगा और 20 को लिख दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं असाइनमेंट करना, ठीक है। अब मतलब असाइनमेंट जो है चेंज कर सकते हो, वापस से मैं क्या करता हूँ, एज को यहाँ पे 45 दे देता हूँ, तो क्या होगा कि एज जो है लास्ट में हमारी 45 आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रन, कंपाइल एंड रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, तो एज क्या आ रही है हमारी, 45 आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसे कहते हैं असाइनमेंट, वेरिएबल को असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर का क्या मतलब है, वेरिएबल को क्रिएट करना। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू देना। और असाइनमेंट का क्या मतलब है कि वेरिएबल को कोई एक वैल्यू देना या फिर वैल्यू को चेंज करना, ठीक है। तो बात है हमें वेरिएबल को डिस्प्ले करना और रीड करना, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे जो है रीड करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो यहाँ पे परसेंट डी लिखा हुआ है, ये परसेंट डी क्या है, ठीक है। ये जो परसेंट डी है वो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। अगर आपको किसी भी वेरिएबल को जो है प्रिंट करवाना है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा है परसेंट डी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा है, परसेंट डी। अगर हमारा यहीं पे जो हमारा डेटा है फ्लोट टाइप का होता है, डेसिमल टाइप का होता है, तो हमारा यूज होता है परसेंट एफ, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा जो डेटा है वो कैरेक्टर टाइप का होता, तो हमारा यूज होता है परसेंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मेरे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया, ये क्या एकदम से नया आ गया, इसे कैसे याद करेंगे। तो वो कोई भी चीज याद नहीं करनी होती, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज याद नहीं करनी, आप कोड करते रहोगे, अपने आप चीजें दिमाग में रहेंगी। अगर नहीं रहती तो थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे और चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं।
जैसे यहाँ पे आपको प्रिंटफ फंक्शन पता ही है क्या करता है, प्रिंट करता है। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे लिटरल लिखूँ, ठीक है? या फिर इसे कहते हैं एक स्टेटमेंट लिखूँ तो वो जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कृष्णा लिखा और यहाँ पे जस्ट मैं जाता हूँ और रन डिबग पे जाके मैंने इसे कंपाइल एंड रन कर दिया, तो ये हमारी जो है प्रिंट हो गई, ठीक है? कृष्णा हमारा प्रिंट हो गया। अब यहीं पर अगर मुझे ऐज को प्रिंट करना है, तो क्या मैं इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐज लिख दूँगा तो क्या ऐज मेरी प्रिंट हो जाएगी? ठीक है? ये देखते हैं। ऐज जो है जस्ट हमारा एज़ अ स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये देखो, एज़ अ स्ट्रिंग जो है ऐज हमारा प्रिंट हो गया। बट क्या हमें ऐज इसको प्रिंट करवाना है? नहीं। हमें क्या प्रिंट करवाना है? हमें जो एक्चुअल वैल्यू है, जो 45, 20 ये जो है इन वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो अगर हमें इन वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो क्या हम बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिख देंगे तो यह क्या प्रिंट हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पर क्या आएगा? एरर अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है? 1 मिनट। इस पे जाऊँगा और कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखो यहाँ पर एक क्या आ गया हमारा हमारा मतलब कुछ आंसर ही नहीं आया है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है, ठीक है? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का कैसे यूज़ करोगे? यहाँ पे जस्ट आपको जो है एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो, ठीक है? जैसे इंटीजर का हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, ठीक है? तो जो भी आपका डेटा प्रिंट करवाना है वो ये कॉमा लगाओ, ठीक है? और आपका जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दो, ठीक है? आपका वेरिएबल है ऐज, ठीक है? और ये जो हमारा ऐज है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ऐज की वैल्यू क्या है 45 तो 45 जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? ये देखो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है? अब आता है हमारा कि ये तो प्रिंट हो गया। अब हमें जैसे और वेरिएबल प्रिंट करानी तो कैसे कराएँगे? जैसे कि हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं कि हमने एक और वेरिएबल बनाया इंटीजर और रोल नंबर, ठीक है? रोल नंबर और उसकी वैल्यू दे दी हमने 30 ठीक है? तो अभी हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो हम इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट लिखना है कि माय ऐज इज़ इतनी और जो भी ऊपर लिखा हुआ है इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देना एंड माय रोल नंबर इज़ ये जो दूसरा ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है उसे प्रिंट करवाना है। तो आपको दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है और यहाँ पे जो भी आपका दूसरा वेरिएबल है उसे यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देना है। कैसे लिखोगे? जो भी हमारा ऊपर था रोल नंबर उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका जो दूसरा वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा और जो पहला वाला वेरिएबल है वो यहाँ पर आएगा। जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखोगे जैसे आपने पहले यहाँ पे ऐज लिखा हुआ है तो ऐज हमारा यहाँ पर आएगा और जो रोल नंबर आपने यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है तो रोल नंबर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है? क्लियर है? तो इसे मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इस पे जाओ, रन डिबग कंपाइल एंड रन, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो माय एज इज़ 45 माय एज इज़ 45 एंड माय रोल नंबर इज़ 30 ठीक है? तो आप देख सकते हो कि एज हमारी एकदम सही आ रही है 45 जो हमने यहाँ पे लास्ट में इनिशियलाइज़ की थी और यहाँ पे आप सॉरी असाइन की थी और यहाँ पे जो रोल नंबर हमने इनिशियलाइज़ किया था वो 30 किया था, तो हमारा 30 आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो किसी भी टाइप का जो स्टेटमेंट है यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ सकते हैं, नोट्स पे चलते हैं, ठीक है? डिस्प्ले एंड वेरिएबल आपका डिस्प्ले आपको करना आ गया। अभी आपको जस्ट मैंने इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, अभी मैंने आपको कैरेक्टर, फ्लोट इन सब का कुछ नहीं बताया, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जब आपको बताऊँगा, ठीक है? अब आता है हमारा आइडेंटिफायर, ठीक है? देखो सी के अंदर अब कोई भी हमारा प्रोग्राम का एलिमेंट है, चाहे वो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है? चाहे हमारा डेटा टाइप है, चाहे हमारा वेरिएबल है, ठीक है? चाहे हमारा लाइक आप कह लो एरे है, अभी एरे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चाहे हमारा पॉइंटर है, ये सब चीज़ें आगे की बात है या फिर हमारा फंक्शन है, तो इसको जो भी हम नाम देते हैं ना, जैसे हमने अभी वेरिएबल्स को कुछ नाम दिए थे, ऐज, नेम, ठीक है? ये हमने कुछ नाम दिए थे, तो जो भी हम सी के अंदर प्रोग्राम के एलिमेंट को जो भी नाम देते हैं, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ प्रोग्राम एलिमेंट सच एज़ वेरिएबल, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी अरे को हम कोई भी नाम देते हैं ना, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम पे ले चलूँ, तो यहाँ पे अगर हमने जैसे ये जो है ना हमारा प्रिंटफ, ये भी हमें हमारा हमारा क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है? ये भी क्या है? एक हमारा फंक्शन है। जो भी क्या काम करता है, जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है, उसे डिस्प्ले करवाता है, ठीक है? तो ये जो प्रिंटफ है ना, ये जो हमने नाम दिया है फंक्शन को, ये भी हमारा एक आइडेंटिफायर है, ठीक है? ये जो हमने यहाँ पे रोल नंबर है ना, ये भी एक हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है? सो
आप समझ रहे हो कि आइडेंटिफायर क्या होता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम का एलिमेंट है ना, उसको हमने जो भी अगर नाम दे दिया, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। आई थिंक क्लियर है, ठीक है? अब हम यहाँ पे चलते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। अब आप प्रोग्राम के किसी भी एलिमेंट को नेम दे रहे हो, बट उसके कुछ रूल्स हैं कि आप इसी तरीके से नेम दे सकते हो। कुछ आप अलग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप अलग यूज़ करोगे तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप वेरिएबल के जो नेम्स दोगे, वो आपको इस फॉर्मेट को यूज़ करना पड़ेगा, इन रूल को जो है फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगा। सबसे पहला हमारा रूल है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। आपका जो नेम है आइडेंटिफायर का, मतलब आपका जो नेम है वेरिएबल का, एरे का, उसके अंदर सिर्फ या तो लेटर होने चाहिए, या तो डिजिट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है? ये हमारा रूल होता है। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है, मार्क्स 2026 है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे स्टैंडर्ड हमारे क्या है, नेम्स हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। अगर इसके अंदर कोई भी अलग सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो वहाँ वो हमारे उसके अंदर आपको एरर आ जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, कभी-कभी आपने अगर देखा होगा, तो मतलब देखो, अगर आपके ऐसा हो सकता है कि अगर आप जीसीसी की जगह कुछ और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, तो आपको एरर आ सकता है। बट जैसे कि मैं ना यहाँ पे अपना मैं जैसे आप देख रहा था, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दिया डिजिट, ठीक है? तो इसके अंदर क्या किया है हमने, सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ किया है, तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है? बट देखो, मैं 3 चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकता हूँ, नंबर्स यूज़ कर सकता हूँ और मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डॉलर साइन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? ये क्या है, हमारा अलग सा सिंबल है। तो यहाँ पे कोई मेरे को एरर ही नहीं आ रहा, ठीक है? अब देखो, मैंने इसे प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 लिखा और मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आपको प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंटिंग, और ये जो है, ये मैं इसको प्रिंट भी आपको करके दिखाता हूँ। इस पे गया मैं, रन डिबग एंड कंपाइल एट। तो देखो, ये जो है हमारा प्रोग्राम चल भी गया और 30 प्रिंट भी हो गया, बट आपने तो कहा भैया कि ये तो प्रिंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन ही आपने गलत यूज कर रखा है। तो ये जो रूल आपने ब्रेक कर दिया, तो एरर क्यों नहीं आया? देखो, जीसीसी कंपाइलर के अंदर जो हमारा डॉलर साइन है, वो हमारा चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? बट स्टैंडर्ड जो सी का हमारा है रूल, किसी भी आइडेंटिफायर को नेम देने का या फिर वेरिएबल को नेम देने का, वो हमारा ये है कि उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कंपाइलर इसे एक्सेप्ट कर रहा है, आपके कोड एडिटर में वो चल जा रहा है, ठीक है? तो आपका कंपाइलर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, बट स्टैंडर्ड सी सी का जो है ये रूल नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ सकती थी और आप कंफ्यूज हो सकते थे कि मैं आपको जस्ट बता दूं और आपके जो कोड है, कोड एडिटर के अंदर वो बढ़िया चल रहा हो, ठीक है? तो आपको ये प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है जीसीसी, जो हमारा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, वहां पे एक्सेप्टेड है। बट ये एक्चुअल जो सी का प्रोग्राम है, एक्चुअल जो सी है, उसके स्टैंडर्ड ये रूल नहीं है, ठीक है? आई थिंक क्लियर है, ठीक है? अब मैं कुछ और यहाँ पे जो है सिंबल यूज करके देख लेता हूँ, कहीं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक हमारा हमने परसेंट साइन लगा के देख लिया, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप परसेंट साइन नहीं लगा सकते, ठीक है? और अगर मैं इसे प्रिंट भी करने की कोशिश करूँ, जस्ट मैं यहाँ पे जो है डिजिट वाला इसे लिख देता हूँ, क्या है ये, और परसेंटाइन और टी, ठीक है? तो अगर मैं इसे प्रिंट भी करवाने की कोशिश करूँ, तो मुझे यहाँ पे ना एरर आएगा। किस टाइप का एरर आएगा? तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि आपका जो कोड है वो नहीं चला है, एग्जिट डॉलर लेटेक्स कोड ऐसे कुछ करके आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है? इसे हमने ये क्या कर लिया, गलत नेमिंग कन्वेंशन को यूज कर लिया। बट हमारा डॉलर साइन चल रहा है, क्यों? क्योंकि डॉलर साइन जीसीसी के अंदर एक्सेप्टेड है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है? और कुछ यूज करके देख लेता हूँ। ये हमारा जो ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, वो भी नहीं चल रहा, वहां पे भी एरर आ रहा है, ठीक है? तो आप जो है अलग अलग सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्कोर को कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊं, तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, ये जो कोड है हमारा बढ़िया चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर, एक मिनट, ये जो है मेरा बढ़िया चल जाएगा, ठीक है? कोई भी मुझे एरर नहीं आएगा, आप देख लो। और लाइन अभी चली जाएगी, कोई दिक्कत, लाइन क्यों नहीं चली भाई, चली जाए लाइन, ठीक है? लाइन तो जा नहीं रही, बट मैं इसे चला के दिखा देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? ये देखो, हमारा कोड चल गया है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है? सो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो आइडेंटिफायर है, उसके अंदर जस्ट अल्फाबेट्स, आपका नेम, नंबर्स और आपका अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरा रूल क्या आता है? दूसरा रूल ये है कि आपका जो आइडेंटिफायर है, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए?
अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने 1 स्टूडेंट करके दे दिया तो वहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? आपको एरर आ जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट 1 लिखा तो एरर नहीं आएगा, अगर आपने अंडरस्कोर स्टूडेंट 1 लिखा तब भी एरर नहीं आएगा, ठीक है? ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आप लोग भी साथ में करते रहो जिससे कि आपको पता चलता रहे और आपकी जो है मतलब प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इस चीज़ की। जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, बढ़िया हमारा चल जाएगा। बट अगर मैं यहीं पर कोई नंबर आगे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमने गलत यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो गलत यहाँ पे जो नेम है उसको दिया हुआ है, ठीक है? तो आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगा सकते हो, अल्फाबेट लगा सकते हो, बट आप नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है? तीसरा रूल हमारा ये आता है कीवर्ड कैन नॉट नहीं, स्पेस आर नॉट अलाउड। आपका जो भी आइडेंटिफायर है उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है तो यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर दिया है। अगर मैं अंडरस्कोर नहीं देता और जस्ट लिखता रोल नंबर तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाता कि मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है? और ऐसे ही आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे जो है ना अभी हम कीवर्ड्स आगे पढ़ेंगे। सी ने कुछ है ना रिजर्व्ड वर्ड रखे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखो तो रिटर्न जो है एक हमारा कीवर्ड है, ठीक है? यहाँ पे पहले से जो रिटर्न का कुछ मतलब है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? कंपाइलर को कुछ उसका मतलब पता है, ठीक है? अगर आप इसे अपने कोड के अंदर यूज़ करते हो तो गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ इंटीजर और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ रिटर्न लिख दूँ, ठीक है? तो मैं रिटर्न को नहीं लिख सकता। अगर मैं रिटर्न लिखूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। तो ये क्या है गलत हमने जो है नाम दे दिया। ये हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। सी के अंदर ऐसे ही कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं 32 उनको जो है आप यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर एज़ अ आइडेंटिफायर, ठीक है? दूसरा आता है हमारा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, ठीक है? केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? सी लैंग्वेज जो है ना हमारी केस सेंसिटिव है। इसके अंदर अगर आपने एज लिखा स्मॉल वर्ड्स के अंदर, ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे लिखा बिग अल्फाबेट्स के अंदर, ठीक है? और अगर आपने ऐसे लिख दिया एज और आपने लिख दिया यहाँ पे इंट एज, ठीक है? यहाँ पे आपने एक और हम बना लेते हैं लाइक आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये जो है ना एज 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 सब आपको पता है एज 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 लिखा हुआ है बट सबका मतलब अलग-अलग है यहाँ पे। सी जो है केस सेंसिटिव है। यहाँ पे जो बड़ा लेटर है और जो छोटा लेटर है उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो ये एज है वो अलग है, ये वाला एज 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 अलग है। यहाँ पर आपने ये जो 6 के 6 यहाँ पे जो आपने ये डिफाइन करे हुए हैं 5 के 5 इनके लिए मेमोरी के अंदर अलग-अलग स्पेस बना होगा, ठीक है? इस एज के लिए अलग स्पेस बना हुआ है, इस एज के लिए अलग स्पेस बना हुआ है, इसके लिए अलग बना होगा। तो ये जो हमारी सी है वो केस सेंसिटिव है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अगर वेरिएबल स्मॉल में लिखा हुआ है तो आप यूज़ भी करोगे तो आप स्मॉल के अंदर यूज़ करोगे, ठीक है? तो केस सेंसिटिव है। इतना क्लियर है? तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है? नेमिंग कन्वेंशन देते वक़्त। सो ये हमारे 5 रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर या फिर आप कह लो रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। सब दोनों के लिए सेम है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ एक है कि आप देख सकते हो कि एक टेबल है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐज जो है वो सही है, आपको पता है, स्टूडेंट 1 सही है, ठीक है? 1 स्टूडेंट गलत है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ गया न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। स्टूडेंट नेम सही है, सारी चीज़ें ठीक है। स्टूडेंट स्पेस नेम गलत है, स्पेस नहीं आना चाहिए। टोटल मार्क्स सही है, इंटीजर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्या है हमारा कीवर्ड है, इंटीजर क्या है कीवर्ड है। अंडरस्कोर मार्क्स आ सकता है, सही है। मार्क्स 2026 सही है, 2026 मार्क्स नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। तो आपको ऐसे एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-सा हमारा जो यहाँ पे नेम है वो आइडेंटिफायर का वो सही है या नहीं है। तो आपको बताना है और रीज़न भी देना है कि क्यों सही नहीं है, ठीक है? इन पाँचों रूल्स के हिसाब से। आई थिंक ये क्लियर है और यहाँ पे ये लिखा है एवरी वेरिएबल देखो अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो सकता है कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर के अंदर डिफरेंस क्या है? तो देखो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे मेमोरी के लोकेशन होते हैं, ठीक है? वेरिएबल क्या होते हैं हमारे कंटेनर होते हैं, ठीक है? जो हमारा लोकेशन है उसका नाम होता है। बट जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो हमारे हमारे प्रोग्राम जो है ना उसके एलिमेंट का नाम होता है। जैसे कि एक फंक्शन का नाम हो गया, एक एरे का नाम हो गया, एक वेरिएबल का नाम हो गया, डेटा टाइप्स का नाम हो गया। तो ये क्या है ये हमारा आइडेंटिफायर जो है प्रोग्राम के एलिमेंट का नाम होता है। और जो वेरिएबल है वो हमारे मेमोरी के लोकेशन का नाम होता है, ठीक है? तो हर एक वेरिएबल जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है बट हर एक आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं होता, ठीक है? So every variable name is identifier but identifier is not necessarily a variable name क्योंकि आपने एक फंक्शन का नाम जैसे printf दिया हुआ है एक हमारा क्या है आइडेंटिफायर है बट ये जो printf है वो वेरिएबल नहीं है
ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंट कैलकुलेट सम, तो आपने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी वर्ड के आगे ये जो दो हमारे ये दिख रहे हैं ना, ये जो दो राउंड ब्रैकेट, ये अगर आपको मिल जाते हैं तो वो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट सम, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो ये जो कैलकुलेट सम है वो क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है। ये जो ए है वो क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है। ये जो बी है वो क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है। बट ये वेरिएबल नहीं है। ये जो ए और बी है वो वेरिएबल्स हैं, बट ये जो कैलकुलेट सम है वो हमारा वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, आइडेंटिफायर है, ये फंक्शन का नाम है। सो आई थिंक आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं कीवर्ड्स की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कीवर्ड्स इन सी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सी के अंदर कुछ हमारे ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं अगर वीएस कोड के अंदर जाऊं, यहाँ पे टर्मिनल को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है ना, इंट लिखा हुआ है, ये जो रेड इसके अंदर आ रहा है, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज ने कुछ हमारे वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे कि हमारा इंट हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है, हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है, मेन हो गया, ठीक है। ये हमारे कुछ वर्ड्स जो हैं सी ने ऑलरेडी लिए हुए हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते। पर क्या किया हुआ है, सी ने ऑलरेडी इनको जो है डिफाइन की हुई है कुछ डेफिनेशन, कि इंटीजर का मतलब ये होता है। कंपाइलर को पता है इंटीजर का मतलब ये होता है, तो आप इसे अलग से जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इंटीजर को आप जो है अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये कीवर्ड है। तो आपको समझ में आ गया, कुछ हमारे रिजर्व वर्ड हैं जिनकी कुछ फिक्स्ड मतलब है, उनका कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन है, ठीक है, जो सी ने रखी हुई है। तो कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं सी के अंदर, whose meaning is already defined by the C, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड देयर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर, आप उसे एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, हमने रूल के अंदर भी देखा था। तो जो कीवर्ड है वो हमारे लैंग्वेज डिफाइंड वर्ड होते हैं, लैंग्वेज उसे डिफाइन करती है, जो भी लैंग्वेज को बना रहा होता है वो डिफाइन करता है, ठीक है। बट जो आइडेंटिफायर है वो प्रोग्रामर डिफाइंड नेम होते हैं, मतलब कि आप उन नेम को जो है डिफाइन, आप उन नेम को रखते हो और उन नेम का जो मतलब है उसे आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामर का जो डिफाइंड नेम होता है उसे कहते हैं आइडेंटिफायर, और जो लैंग्वेज डिफाइन करके रखती है उसे कहते हैं कीवर्ड, ठीक है, क्लियर है। जो हमारा C90 था, ये आप कह सकते हो वर्जन नेम है C90, सी लैंग्वेज का, उसके अंदर टोटल हमारे 32 कीवर्ड्स थे, ठीक है। और अगर आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आता भी है क्वेश्चन के अंदर कि कितने कीवर्ड्स हैं सी के अंदर, तो आप 32 लिख सकते हो, ठीक है। बट जो C99 वर्जन है उसके अंदर कुछ एडिशनल कीवर्ड्स आए हैं, जैसे कि इनलाइन हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, अंडरस्कोर बूल हो गया, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जो हैं ऐड हुए हैं इसके अंदर। बट जो C90 था, जब तक हमारे टोटल 32 कीवर्ड ही थे। और जब जैसे मैं भी बीपीएस जब पढ़ा था, मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो हमारे टीचर्स ने भी जो है 32 कीवर्ड्स ही बताए थे। बट मैंने अभी देखा तो उसके अंदर जो C99 है उसके अंदर कुछ एडिशनल कीवर्ड्स को ऐड किया गया है। तो आप एग्जाम के अंदर इसे लिख कर आ सकते हो, तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। तो हमारे जो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं वो ये रहे, ठीक है। जैसे कि ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, ऑटो, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, स्विच, ये इनको आप यूज नहीं कर सकते, ये हमारे जो है प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, रिजर्व वर्ड हैं। तो इनको जो है आप धीरे धीरे जब सी पढ़ोगे अभी, और आगे अभी आप सी को धीरे धीरे यूज करना चालू करोगे, तो आपको सबका मतलब जो है एक एक करके पता हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि क्यों इन्हें रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। अब कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस क्या है, वो तो सिंपल है कि कीवर्ड्स को रिजर्व किया हुआ है सी ने, और यहाँ पर जो प्रोग्रामर है वो डिफाइन करते हैं नेम, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। यहाँ पे जो प्रोग्राम के एलिमेंट को हम नाम देते हैं उसे कहते हैं आइडेंटिफायर, पर इससे जो भी हमारी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारा एज वो एक हमारा आइडेंटिफायर है, बट यहाँ पे जो हमारा इंट है वो एक हमारा कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोग्रामर चूज कर सकता है, बट यहाँ पे जो है कैन नॉट बी यूज एज अ ऑर्डिनरी वेरिएबल नेम, आप उसे वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते कीवर्ड को, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पेपर के अंदर तो आप लिखकर आ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको कीवर्ड क्लियर है, आपको आइडेंटिफायर क्लियर है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो क्लियर है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब आपने देखो पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड समथिंग, आगे कुछ ऐसे पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारी अलग-अलग कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि जी की हमारी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे हमारे अलग-अलग कुछ हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करती, इसीलिए उसे कांस्टेंट कहा गया, उसे वेरिएबल नहीं कहा गया। वेरिएबल का क्या मतलब होता है,
देखो वेरिएबल जो अभी हमने पढ़े उसका मतलब क्या होता है, वेरी करना, मतलब कि जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू जो हमने लिख दी, जो फिक्स्ड कर दी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है? तो उसे कहते हैं कांस्टेंट, मतलब कि जो फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को अगर आप पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हो तो बीच में आप कहीं पर भी उसे री इनिस मतलब उसे असाइन नहीं कर सकते अलग से कोई और वैल्यू। आपने जो पहले डिफाइन कर दिया वही आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर वही वैल्यू रहने वाली है उस कांस्टेंट की, ठीक है? तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। देखो एग्जांपल के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर एज इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब जो 20 है वो क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। आप उसे पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तो भैया आपने पहले चेंज कर दिया था। हाँ, चेंज कर सकते हो बट आप इसे एज अ कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो अगर आप इसे चेंज नहीं करते। बट अगर आप इसे चेंज करते हो तो कोई भी आपका एरर नहीं आएगा। बट अगर आपको एज अ असलियत में कांस्टेंट यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप एज अ कांस्टेंट जो है वैल्यू को लिख सकते हो। जैसे कि आप ही देखो कि यहाँ पे हमने जो एज है उसकी पहले वैल्यू दी थी 12, फिर हमने 20 कर दी, फिर हमने 45 कर दी और हमने प्रोग्राम को रन भी करके देख लिया, कोई भी एरर नहीं आया। तो ये क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। बट अगर हम क्या करें, एज की वैल्यू को चेंज ही ना करें, एज की वैल्यू को सिर्फ 12 रखें और पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज ही ना करें, जैसे कि इस सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है? और एज की वैल्यू को सिर्फ हम 12 रखते हैं और पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू बन गई। ठीक है, तो ऐसी सी के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जो फिक्स रहती है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इतना अभी क्लियर है? जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब सी के अंदर ना हमारे कुछ कांस्टेंट के टाइप्स हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट के अंदर हमारे टोटल 3 टाइप्स हैं। पहला है हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स है तो उसे कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। फिर आता है कैरेक्टर कांस्टेंट, अगर आपका कोई कैरेक्टर एकदम फिक्स है। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे कि के एक हमारा कैरेक्टर है, ए एक हमारा कैरेक्टर है, आई एक हमारा कैरेक्टर है। फिर अगर आप इनको मिला दो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी कि KRISHNA, ये हमारा कृष्णा नाम हो गया, ठीक है? ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, अगर आपने कोई नाम जो है फिक्स कर दिया तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर आपने कोई कैरेक्टर फिक्स कर दिया, जैसे कि जी आपने फिक्स कर दिया, किसी एज करके आपने जो है जी जो है फिक्स कर दिया, तो ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने उसको चेंज ही नहीं किया, ठीक है? न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है रियल। अगर आपकी कोई डेसिमल वैल्यू आपने फिक्स कर दी तो उसे कहते हैं रियल कांस्टेंट। और अगर आपने कोई इंटीजर होल वैल्यू जो है मतलब होल नंबर कोई भी फिक्स कर दिया तो उसे कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है? बस इतना सा सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे दिखा दूं इंटीजर कांस्टेंट का क्या मतलब है। अगर उसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, जैसे कि 10, 25, -50, 0, 1000, ये सब हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है? फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारी डॉट डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाती है, ठीक है? ऐसे ही कैरेक्टर के अंदर हमारे जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है? और हमारा ऊपर चलते हैं और फिर आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हमारे नाम आ जाते हैं, जैसे कि मल्टी एटम्स हो गया, ठीक है? और हमारा सी प्रोग्रामिंग, ऐसे हमने अलग-अलग क्या दे दिया, स्ट्रिंग बना दी, ठीक है? तो अगर हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं उसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का मतलब सिंपल है कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर अगर कोई वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो उसी को कहते हैं कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करती, ठीक है? अब हम सी के अंदर है ना कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक हमारा कीवर्ड है, ठीक है? कॉन्स्ट एक हमारा क्या है, कीवर्ड है सी के अंदर। उसका पहले से एक मतलब है कि अगर आपने किसी भी डेटा टाइप के आगे, वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लिया, तो आप आगे जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसे चेंज करते हो तो एरर आ जाएगा। जैसे हम वीएस कोड के अंदर चलते हैं, ठीक है? और अगर मैंने यहाँ पर इंट के आगे लिख दिया कॉन्स्ट, ठीक है? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है? कॉन्स्ट इंट एज, तो यहाँ पर ये जो एज है ना वो हमारी कांस्टेंट बन गई। अगर मैं आगे जाके ऐसे कर देता हूँ एज इज इक्वल टू 20, तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है? एरर देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये रहा, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मैं इसे अभी रन करने की कोशिश करूंगा तो देखो एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ जाएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? सो सी के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो है कभी-कभी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो हमारा वेरिएबल जो है वो ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पे जो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है इंट एज इज इक्वल टू 20, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है? बट यहाँ पे अगर आपने लिख दिया कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लिया तो उसे हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट।
और ये रीअसाइन नहीं होती, यहाँ पे आप इसे रीअसाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो कांस्टेंट आपका क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस लेक्चर का, डेटा टाइप्स इन सी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डेटा टाइप्स इन सी। अब सी के अंदर डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेटा टाइप से, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे, और आपको मैं जो डेटा टाइप्स है वो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो, हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, वो हमारा कंटेनर था, ठीक है। वेरिएबल क्या था, हमारा कंटेनर था। जैसे कि ये कंटेनर है, वो क्या करता है, वो कुछ डेटा को जो है स्टोर करके रखता है। अब डेटा टाइप क्या करता है, हमें बताता है कि ये जो डेटा वेरिएबल ने स्टोर करके रखा है वो किस टाइप का है, ठीक है। इंटीजर टाइप का है, डेसिमल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, किस टाइप का है, किस टाइप का जो डेटा है वो वेरिएबल के अंदर हमारा जो है मेमोरी के अंदर जो है हमारा स्टोर है। तो ये वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर जो है हमारा डेटा पड़ा है। डेटा किस टाइप का है वो हमें डेटा टाइप बताता है सी के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है डेटा टाइप्स। तो ये हमें बताता है कि किस टाइप का हमारा डेटा है, ठीक है। अगर जैसे कि 2 है, तो 2 किस टाइप का डेटा है, ये इंटीजर है। अगर 2.140 है तो ये क्या है, डेसिमल है। अगर हमारा के लिखा हुआ है ये क्या है, कैरेक्टर है। के आर आई एस एच एन ए लिखा हुआ है ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। तो डेटा टाइप हमारा सी के अंदर यही बताता है कि डेटा हमारा किस टाइप का है। कैन वी स्टोर एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली द सेम वे। क्या हमारा जो 2 है जिस तरीके से स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर, उसी तरीके से जो कृष्णा है, ये जो कंप्लीट वर्ड है वो स्टोर हो जाएगा। शायद 2 को जो है ज्यादा हमारा जो है स्पेस ना चाहिए हो, बट शायद कृष्णा को ज्यादा स्पेस चाहिए हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आप ही सोचो कि आपकी एक फाइल जो है वो काफी छोटी है, एक फाइल आपकी काफी बड़ी है। ये हमारी MP3 की फाइल है, ये आपकी MP4 की फाइल है। तो दोनों को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी जो है क्या बोलते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी, साइज की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटा का टाइप कैसा है, जिससे कि हम मेमोरी के अंदर उसे अच्छे से स्टोर कर पाएँ। जितनी उसकी ज़रूरत है, उतना ही हम जो है स्पेस को एलोकेट करें। अगर हमें पता चल गया कि डेटा हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हम उसी के हिसाब से मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करेंगे। अगर हमें पता चलेगा डेसिमल टाइप का डेटा है, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है? अगर हमें नहीं पता होगा डेटा किस टाइप का है, तो अगर हमने मेमोरी के अंदर फालतू में स्पेस खाली तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो इसी वजह से हमें डेटा डेटा का जो टाइप है वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे एज जो है वो 20 है, मार्क्स जो है 85.5 है, ग्रेड जो है ए है, सब अलग-अलग टाइप के डेटा है, ठीक है? तो सी हमें अलग-अलग टाइप के जो है डेटा को स्टोर करने की इजाज़त देता है, ठीक है? अलग-अलग डेटा को आप यूज़ कर सकते हो सी के अंदर, ठीक है? सो डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा a variable can store and help the compiler determine how much memory is required and how the data should be interpreted। ठीक है, मतलब क्या है कि डेटा टाइप हमें ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, ये जो किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है उसका मेमोरी के अंदर साइज क्या है, कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाउ द डेटा शुड बी इंटरप्रेटेड, अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करना है, अगर आप उसको उस डेटा को प्रोसेस करना है, तो आप किस तरीके से उसे प्रोसेस करोगे, वो सारी चीजें हमें डेटा टाइप बता रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एज 20, इंटीजर एज 20 एक हमारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, एक हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये तो पता चल रहा है कि एज हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर 20 वैल्यू पड़ी हुई है। बट ये जो आगे लिखा हुआ है ना इंट, ये हमें बता रहा है कि ये जो एज है ना, ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये जो 20 है वो 20 है जो है इंटीजर है, तो हमें इंट ने बता दिया कि ये जो एज है, ये जो एज वेरिएबल है, इसने 20 इसने इंटीजर टाइप का डेटा को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप हमें बताता है। डेटा टाइप जो सी के अंदर होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो डेटा टाइप को सी के अंदर जो डेटा टाइप्स को क्लासीफाई किया हुआ है 3 कैटेगरी के अंदर, बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब देखो यहाँ पर ये जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो हमारे सिंपल डेटा टाइप्स हैं, और ये हमारे सिंपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फिर जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं वो हमारे इन डेटा टाइप्स की हेल्प से जो है बनाए जाते हैं। मतलब इन डेटा टाइप्स को यूज करके ग्रुप बनाया जाता है कुछ, लेकिन उस तरीके से ये जो है बनाए जाते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर, फंक्शन। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक करके। भी जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स को पढ़ना है। फिर हम आगे जाके देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको यूजर बनाएगा, ठीक है। ऐसे डेटा टाइप जिसको यूजर बनाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना दिया यूजर ने स्टूडेंट टाइप का,
उसे सिर्फ स्टूडेंट का नेम चाहिए था, रोल नंबर चाहिए था और लाइक स्टूडेंट की एज चाहिए थी। तो आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप बना दिया, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से डेटा टाइप बना पाओगे, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस सी के अंदर पहले से हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप है, उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है? जिसके अंदर हम सिंपल डेटा को जो है स्टोर करते हैं। तो पहला होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुल और वॉइड। इन 6 के 6 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपके पेपर के अंदर नहीं मेंशन होता कि कितने डेटा टाइप बताने हैं, तो आप 6 के 6 बता कर आओगे। अगर मेंशन है 4 डेटा टाइप बताने हैं, तो आप इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर बताओगे। बूल और वॉइड जो है नहीं बताओगे, ठीक है? इतना सिंपल है, क्योंकि अभी हमने पीवाईक्यू अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये रहा, ठीक है? यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था कि नेम एनी 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी, ठीक है? तो यहाँ पे जो 4 हैं वो आपको स्टार्टिंग के बस 4 बताने हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ठीक है? वो सारे नहीं बताने हैं, ठीक है? इसके लिए बस मैं आपको बता रहा था। अब ऊपर चलते हैं, डेटा टाइप कहाँ गए भाई? ठीक है, ये रहे, ठीक है? तो एक-एक करके डेटा टाइप को पढ़ेंगे, सारी उनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और हर एक डेटा टाइप का एक एग्जांपल करके देख रहे होंगे, ठीक है? अब हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, वो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि सी प्रोवाइड कराता है। इसे हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है? अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप बता के आ सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी डेटा टाइप बताओ सी के, तो आपको इन्हीं को लिख कर आना है, ठीक है? ये हमारे यूज़ होते हैं, जो भी हमारे सिंपल डेटा है, कॉमनली यूज़ डेटा है, उसे स्टोर करने के लिए, ठीक है? जैसे कि हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इन्हें ये कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है, डेटा। तो उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप आता है, वो आता है हमारा इंटीजर, ठीक है? इसका जो कीवर्ड है वो है इंट, मतलब अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप को डिफाइन करना है, तो आप इंट कीवर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है? अब आता है हमारा इंटीजर होता क्या है? आपको भी पता है, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, जिनके अंदर डेसिमल नहीं होता नंबर्स के अंदर, उन्हीं को हम होल नंबर कहते हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप का। जैसे कि हमारा 5 हो गया, -5 हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएँगे इसके अंदर। हमारा 85 हो गया, ये सब हमारे स्टोर कौन करता है? इंटीजर स्टोर करके रखता है। इसके अंदर ना आपको मेमोरी भी मैं आपको बता रहा हूँगा कि जो इंटीजर है वो कितनी मेमोरी लेता है स्टोर करने के लिए, ठीक है? जैसे कि टिपिकल जो हमारी मेमोरी यूज़ होती है, देखो ऐसा होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है? अलग-अलग सिस्टम के अंदर अलग-अलग जो है मेमोरी यूज़ होगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जब भी आप लिखोगे तो आप टिपिकल मेमोरी यूसेज लिखोगे, एग्ज़ैक्ट नहीं लिखोगे कि यही होगा। क्योंकि अलग-अलग कंप्यूटर के अंदर अलग-अलग जो मेमोरी है वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है? तो इंटीजर के लिए जो टिपिकल मेमोरी यूज़ होती है वो होती है 4 बाइट्स, ठीक है? 1 बाइट हमारी जो है 8 बिट की होती है, तो 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स जो है ये लगती है एक इंटीजर को स्टोर करने में, ठीक है? तो अगर आप 85 स्टोर कर रहे हो तो वो हमारी 32 बिट्स के अंदर जो है स्टोर होती है मेमोरी के अंदर जाकर, ठीक है? मतलब क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी बाइनरी के अंदर और वो 32 बिट्स के अंदर जो है जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है? इसकी एक रेंज होती है हमारे इंटीजर को, मतलब इंटी इतने ही, इससे ज़्यादा जो है आप इंटीजर इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि माइनस इतना कुछ रेंज है, आपको मतलब एग्ज़ैक्ट नंबर अगर याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, बट कोशिश करना याद करने की, क्योंकि कभी-कभी अगर आप एग्ज़ाम के अंदर रेंज लिख कर आ जाते हो तो काफ़ी सही रहता है, ठीक है? तो यहाँ से लेके माइनस से लेकर प्लस यहाँ तक जो है आप डेटा को जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। इससे अगर आपकी जो वैल्यू बड़ी होती है, जैसे कि अगर आप 2, 4, 7 2, 4, 8, 3, 6, 4, 8 स्टोर करोगे तो वो इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से जो है लॉन्ग इंटीजर को यूज़ करना पड़ता है, वो आगे बताएँगे, ठीक है? अभी आपको जो है इसके अंदर आप इसे मतलब इससे ज़्यादा जो नंबर है स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आ गया? अब हमारा एक इंटीजर का ये जो एग्ज़ाम्पल है वो हम ऑलरेडी ले ले चुके हैं, ठीक है? ऐज के साथ, और कैसे प्रिंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d, ठीक है? इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर आपको इंटीजर को प्रिंट कराना है, तो आप %d से जो है प्रिंट करा सकते हो। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फ्लोट। अब हमारा दूसरा डेटा टाइप आता है फ्लोट। फ्लोट हमारा यूज़ होता है अगर आपको डेसिमल नंबर्स को स्टोर कराना है, तो आप फ्लोट को यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आपको 85.5 स्टोर कराना है, ठीक है, 99.99 स्टोर कराना है, तो आप फ्लोट का यूज़ करते हो। इसके अंदर भी जो आपकी मेमोरी है वो 4 बाइट्स यूज़ हो रही होती है, मतलब कि 32 बिट्स के अंदर ये जो है स्टोर हो रहा होता है। अब इसकी जो रेंज होती है वो होती है -3.4 इंटू 10 की पावर 38 से लेकर +3.4 इंटू 10 की पावर 38, ठीक है? इतने तक ये जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकता है। अब ये जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ये जो ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं होता, ठीक है? ये जो है सिर्फ़ 6 डिजिट तक जो है प्रिसिज़न आपको दे पाता है। मतलब कि पॉइंट के बाद जो है 6 डिजिट आपको दे देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लो परसेंटेज,
यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड का यूज करते हैं अगर आपको फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है उसे स्टोर कराना है। तो फ्लोट कीवर्ड यूज करोगे, फिर अपना जो वेरिएबल का नाम है वो लिखोगे और जो वैल्यू है उसे इनिशियलाइज करवाओगे, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब अगर आपको इसे प्रिंट करवाना है तो आपको परसेंट इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका, ठीक है। फिर आप परसेंटेज आपने लिख दिया और ये जो आपका प्रिंट होगा आउटपुट वो कैसा आएगा, भी आपने यहाँ पे क्या लिखा था 85.5 लिखा था, तो आपका आउटपुट आएगा 85.5। तो लास्ट में ये जो है ना 6 डिजिट तक आपको देता है, तो लास्ट में क्या लगा देगा, जीरो लगा देगा, तो 6 डिजिट तक आपको प्रिसीजन देता है। अगर आपको इसको प्लेस को जो है कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, परसेंट डॉट टू एफ, या फिर जितने भी आपको जो डिजिट चाहिए उतना लिखकर आप जो है एफ लगा सकते हो, तो उतने आपको जो है डिजिट वो बाद में दे देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे पहुंच गए हम, ठीक है। और यहाँ पर हम एक फ्लोट टाइप का एक बना लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया फ्लोट टाइप का परसेंट, ठीक है। और इसको हमने परसेंट दे दी 45.6666, इतनी सारी हमने जो है इसको दे दी। तो ये क्या इसे स्टोर कर पाएगा, क्योंकि ये जो है 6 तक ही आपको जो है स्टोर करके देता है। तो हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या हो रहा है यार। परसेंट एफ, ठीक है, हम ये लिखेंगे इसे अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है। और ये हमने पर इसको जो है वैल्यू दी थी, हमने ये दे दिया। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 66666, इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू है, प्रिसीजन जो है। तो अगर ये स्टोर जो है हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट अगर आप देखोगे तो आपका आ रहा है 45। इसे सबको हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार थोड़ा क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर जो है इसे रन वापस से करवाता हूँ। तो आप देखो इसने सिर्फ 6 डिजिट दिए आपको, ठीक है, 6666 और लास्ट में 8 कर दिया, ठीक है। मतलब आपको राउंड करके दे दिया, 6 डिजिट के अंदर ही आपको जो है आंसर दे रहा है। बट ये जो आपने इतना सारा प्रिंट करवाया था वो नहीं देगा आपको। तो अगर आपको इतना सारा प्रिंट करवाना है तो आपको डबल का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आपको डबल का यूज करना पड़ेगा। फ्लोट जो है आपको सिर्फ 6 डिजिट तक जो है प्रिसीजन दे सकता है। जैसे कि अगर, और हाँ, अगर आपको ये जो प्रिसीजन ये जो है इसे कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे डॉट लगाओ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 4 दूंगा तो आपको सिर्फ 4 डिजिट जो है वो प्रिंट होंगी, ठीक है। जब मैं रन कंपाइल रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी सिर्फ 4 डिजिट जो है वो प्रिंट हो रही है और इसने राउंड ऑफ भी कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह पे 2 कर दूं तो जो है आपकी 2 प्रिंट होंगी, 2 डिजिट डॉट के बाद, ठीक है। तो 2 डिजिट प्रिंट हो रही हैं। तो आप देख रहे हो इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्लोट कीवर्ड, फ्लोट डेटा टाइप का, ठीक है। अब हम दूसरा बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो आता है हमारा डबल। और इसकी रेंज मैंने आपको बता दी, ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिए। अब आता है हमारा डबल। अब हमारा जो डबल है ना वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ही स्टोर करता है, डेसिमल नंबर को ही स्टोर करता है। बट अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप डबल का यूज करते हो, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ वीएस कोड पे, और एक डबल नाम का जो इसको फ्लोट की जगह पे डबल ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, डबल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्टली एफ को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें एफ को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो एफ को अगर हम प्रिंट कराएंगे ना तो देखो हमारा 60 डिजिट प्रिंट, एक्स पे जाता हूँ, ठीक है, और कंपाइल एंड रन किया। तो आप देखो यहाँ पे हमारा 60 डिजिट जो है प्रिंट हुआ है, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं हुआ है। आप देखो उससे ज्यादा प्रिंट नहीं हुआ है, बट डबल का क्या फायदा हुआ जब इससे ज्यादा प्रिंट ही नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे अगर आप जाओ, ठीक है, और डॉट लगाओ और यहाँ पे लिख दो 10, तो आपकी 10 डिजिट प्रिंट हो जाएंगी। ये देखो 10 डिजिट आपकी जो है प्रिंट हो गई। डबल जो है इसके लिए यूज होता है कि आप अगर आपको और प्रिसीजन चाहिए, लाइक आपको 15 डिजिट का जो है प्रिसीजन चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे 15 लिख दूं, ठीक है, तो 15 डिजिट का अगर मुझे प्रिसीजन चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट जाऊंगा और इसे करूंगा तो 15 डिजिट जो है मुझे प्रिंट कर देगा। ये देखो डॉट के बाद इसने 15 डिजिट का मुझे जो है प्रिसीजन दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो है ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डबल आपको क्लियर है, ठीक है। इसका जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे परसेंट एल एफ भी लिखा होता है, ठीक है। तो आप वो देख लेना, ठीक है। परसेंट एफ ही आप लिख दोगे तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। और डबल क्लियर है, ये जो क्या करता है कि स्टोर करता है डेसिमल नंबर्स को ही, बट इस यहाँ पे जो है आपको ग्रेटर प्रिसीजन जो है मिल जाता है। कंपेयर करो अगर आप फ्लोट से तो उससे ज्यादा आपको जो है प्रिसीजन मिल जाता है। इसकी जो मेमोरी है वो 8 बाइट्स जो है वो लगती है, ठीक है। अगर आप
मेमोरी के अंदर जाके देखो तो कितना स्टोरेज लगता है, 8 बाइट्स के स्टोरेज लग रहा होता है, ठीक है। तो 64 बिट के अंदर जो है अपनी वैल्यू को स्टोर करती है। और इसका जो रेंज है वो है इसका जो रेंज है वो है -1.7 इंटू 10 की पावर 308 से लेकर +1.7 इंटू 10 की पावर 308 तक। तो इतनी बड़ी जो है इसकी रेंज है, इतनी बड़े मतलब बहुत बड़ी रेंज है इसकी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो आता है कैरेक्टर। इसको आप कैर कीवर्ड से जो है डिफाइन करते हो, ठीक है। कैर कीवर्ड की हेल्प से आप किसी भी अगर आपको कैरेक्टर को कैरेक्टर वेरिएबल को जो है डिफाइन करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर को ना मतलब ये जो है हमारा यूज होता है अगर आपको किसी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है, जैसे कि हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए, बी, इनको अगर आपको स्टोर करना है तो आप जो है कैर कीवर्ड कैर जो डेटा टाइप है उसका यूज करते हो। अगर आपको कैर के कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर किसी को भी जो है लिखना है, अगर आपको एज अ कैरेक्टर किसी को भी स्टोर करना है तो आप उसे हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर जो है लिखोगे। अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो या फिर कोट्स नहीं लगाते हो तो वो एज अ कैरेक्टर जो है स्टोर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैर कीवर्ड लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है और सिंगल कोट्स के अंदर जो है ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रेड वेरिएबल है वो हमारा कैरेक्टर टाइप के डेटा को जो है स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इसने ए को जो है स्टोर किया हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर है उसका साइज होता है, हमारा कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट्स, ठीक है। 1 बाइट्स का मतलब क्या है, 8 बिट्स। तो मेमोरी के अंदर अगर कोई भी आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होता है तो वो हमारा 8 बिट्स के अंदर जो है स्टोर होता है, ठीक है। सिंपल। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 128 से लेकर 127 तक। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा रेंज कैसे इसकी डिफाइन हुई है, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की तो रेंज समझ में आ गई होगी कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर की भी समझ में आ गई न्यूमेरिक वैल्यू है। बट कैरेक्टर की कैसे न्यूमेरिक आपको रेंज दी हुई है, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं कैरेक्टर का, ठीक है। और हाँ, मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना है लाइन ब्रेक का, ठीक है। अगर आपको जैसे आपने ना यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा कृष्णा, ठीक है। कृष्णा इज अ टीचर, ठीक है। आपने कैसे जो है एक सेंटेंस लिखा और आपको ये जो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैंने इसे रन किया, ठीक है। तो ये रन हो गया, डायरेक्टली ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। जैसा लिखा हुआ देखो आ गया, कृष्णा इज अ टीचर आ गया। बट आप चाहते हो कि कृष्णा मेरा ऊपर आए और फिर इज अ टीचर नीचे आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ना आपका एंटर के ऊपर ना एक सिंबल होता है \n। तो आप बैक स्लैश लगाओगे और एन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एंटर के ऊपर ना एंटर कीबोर्ड के अंदर एंटर के ऊपर एक बैक स्लैश होता है। ये हमारा क्या होता है, बैक स्लैश होता है। स्लैश तो हमारा सिंबल होता है, एक हमारा बैक स्लैश होता है। और आप एन लिखोगे ना, बैक स्लैश एन, तो आपकी यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। कृष्णा आएगा, देन प्रोग्राम कैसे आएगा, पहले आपका कृष्णा प्रिंट होगा, ये जो एन है ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। और जो इधर टीचर है वो नीचे प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले कृष्णा आया और इधर टीचर नीचे आया, ठीक है। तो ये बहुत यूज होता है अगर आपको जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह प्रिंट करवाना होता है ना, तो उसके लिए काफी बढ़िया रहता है ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लाइन ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा कैरेक्टर पे देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, तो आपको अगर किसी ग्रेड को जैसे कि किसी स्टूडेंट की ग्रेड को प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेड, ठीक है। ग्रेड वेरिएबल बनाया और यहाँ पे स्टार्टिंग में कैर दिया हुआ है, कैर कीवर्ड। तो मतलब क्या है, ये जो ग्रेड वेरिएबल है वो हमारा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जो है इसके अंदर डाल देता हूँ और जो है सॉरी इसके अंदर मैंने डाल दी। अब ये हमेशा हमारी जो वैल्यू होगी कैरेक्टर टाइप की वो हमारी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी, ठीक है। तो ये जो ग्रेड हमारा वेरिएबल है वो हमारा कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को जो है स्टोर कर रहा है। अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो मैंने आपको बताया इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर सॉरी मेरे साथ यही होता है बार बार, पहले मैं एफ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आपको ग्रेड लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पर आपको एक सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा ये देखो जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ए हमारा जो है प्रिंट हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता है कि आप ए को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। ये देखो मैं ए पे लेकर गया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 65, ठीक है। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं 3 के ऊपर ऐसे लेके जाता हूँ तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, 51, ठीक है। तो ये क्या है, तो आप मतलब एज अ कैरेक्टर जो है नंबर्स को भी जो है स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अल्फाबेट्स को स्टोर करवा सकते हो, आप किसी सिंबल को भी स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि हमारा एम्परसेंड जो होता है इसको भी आप स्टोर करा सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 38, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं डॉलर साइन को भी स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 36। तो एज अ कैरेक्टर
किसी भी सिंबल को जो है स्टोर करा सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है, चाहे अब 1 हो, 2 हो, 5 हो, या फिर हमारा ये क्या बोलते हैं यू हो, या फिर स्मॉल यू हो। देखो आप यहाँ पे देखो, जो हमारी सी है ना वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर जो स्मॉल यू है इसकी देखो वैल्यू क्या आ रही है, 117, ठीक है, और मैं वहीं पर बिग यू लिखता हूँ और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 85। अब ये वैल्यू क्या है, ठीक है, उस वैल्यू को थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज्यादा जाएगा कैरेक्टर को समझने में, बट ये जो है कॉन्सेप्ट आपके हमेशा पूरी बीटेक में जो है आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैरेक्टर का। तो ये जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ये हमारा कितनी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ये हमारा कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो हमारा 1 बाइट की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। 1 बाइट का मतलब क्या है, 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स का मतलब क्या है कि हर एक बिट के अंदर ना आप या तो 0 स्टोर कर सकते हो या तो 1 स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास टोटल 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे आपकी 8 बिट होती हैं और 8 बिट के सीक्वेंस के अंदर जो आपका पूरा कैरेक्टर है वो स्टोर होता है, ठीक है। मतलब ये जो कैरेक्टर के अंदर आप जो भी चीज़ स्टोर करते हो, जैसे कि आपने ए स्टोर किया, तो ये आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो ए था उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी? ए जो था उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी? 65 थी। तो ए हमारा क्या होगा? 65 के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। ए हमारा क्या होगा? 65 के अंदर कन्वर्ट होगा। इस 65 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप बाइनरी के अंदर 65 को कन्वर्ट करोगे तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 से इसे जो है एक बार इसका ना एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 से ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 32 आएगा, और जो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप इसे 2 से जो है डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, सॉरी 4 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो ये आपकी जो है आपने इस जो 65 है उसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इसे यहाँ से ऐसे लिख दोगे ना, ये वाले 1 को पहले लिखोगे, फिर 0 0 0 0 0 0, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपने 65 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कैरेक्टर के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होती है वो उसका जो भी न्यूमेरिक है आपके पास, ठीक है। ये न्यूमेरिक कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है उसे बाइनरी के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो बाइनरी हमारी वैल्यू है उसे यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जैसे कि 1 0 0 0 0 एंड 1, एंड यहाँ पे लास्ट में हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसे बाइनरी के अंदर लिख दिया। इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमने बाइनरी के अंदर जस्ट कन्वर्ट किया था, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी नहीं आता होगा आपको, कोई बात नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको बाइनरी तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके इस तरीके से स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे इसके आपके पास कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। तो आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी स्टोर कर सकते हो? आपके पास अगर 8 बिट्स है ना, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो 2 की पावर 8, यानी कि आप जो है 8 बिट्स के अंदर 256 वैल्यूज को जो है स्टोर कर सकते हो। तो इसकी रेंज भी यहीं से आई है, क्योंकि कैरेक्टर जो हमारा डेटा टाइप है वो नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यूज को भी स्टोर करता है। तो इसकी जो रेंज आती है वो कैसे आती है, वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आप इससे रेंज निकाल सकते हो, -128 टू 125 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपकी रेंज आती है, कैसे आती है, ये जो है 128 जो है नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, एक हमारा 0 को स्टोर कर सकता है, और 127 पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अगर आप इन तीनों का सम ले लो, ये हमारा एज अ 1 ले लो, ठीक है, है ना, और ये 128 और 127, तो आएगा आपका 256। तो ये टोटल 256 वैल्यूज को जो है स्टोर कर सकता है। तो ये हमारा पूरा कैरेक्टर का ऐसे कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐसे रेंज आती है हमारी -128 से लेकर 127 की, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है। अब ये जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू मैं आपको बता रहा था ना कि कैरेक्टर के अंदर जैसे आपने ए को स्टोर किया, ए की एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, ऐसे 1 की एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, डॉलर साइन की एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, सबकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये जो है हमारी वैल्यू आती है एस्काई टेबल से, एस्काई टेबल, ठीक है। अगर आप किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो आती है हमारी एस्काई टेबल से। अगर आप ब्राउज़र पे जाओगे, आप सर्च करोगे ना काई टेबल, ठीक है?
तो आपको यहाँ पे एस्काई टेबल मिल जाएगी, ठीक है। एस्काई टेबल पे जाओगे तो यहाँ पर हर एक जो वैल्यू है उसकी एक जो है हमारी एक डेसिमल वैल्यू जो यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है डिफाइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए का क्या होता है 65 होता है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ए की वैल्यू हमारी डिफाइन है कि 65, ठीक है। ए के पास हमारा 65 है। तो अगर आप कोई भी कैरेक्टर के अंदर ए लिखोगे तो वो हमारा 65 से होगा, ठीक है। अगर आप ए लिखोगे छोटा, ठीक है, छोटे ए की अलग वैल्यू है, ठीक है। छोटे ए की क्या वैल्यू आएगी 98, ठीक है। छोटे ए की क्या वैल्यू है 97, सॉरी 97। छोटे बी की क्या वैल्यू है 98। छोटे सी की क्या वैल्यू 99। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, एस्काई टेबल से आती है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ज़्यादा इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सी वैल्यू कब आती है, ठीक है? बस आपको जो है ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे ये जो है पीछे इसके काम कैसे चल रहा है। यही आपको जो है एक असली इंजीनियर बना पाएगा, ठीक है? एक आपको समझ में अगर पता चल गया ना कि किस कोड का क्या आउटपुट आता है, कैसे आता है, पीछे क्या चल रहा है, वो आपको जो है बताता है कि आपको सब चीज़ें पता हैं, ठीक है? तो आई थिंक कैरेक्टर आपका पता चल गया आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बूलियन की तरफ, ठीक है? अ, और है ना आप मतलब यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे अगर इसके आगे ना मैं जस्ट ब्रैकेट में इंट लिख दूँ ना, तो आप इसे जो है डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने इसे इंट लिख दिया और यहाँ पे मैं अगर इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई डी कर दूँ। अभी मैं जस्ट आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, बस थोड़ा-सा आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है? ये देखो, इसकी वैल्यू 65 प्रिंट हो गई। अगर ए की जगह पे मेरे को प्रिंट करवानी है वैल्यू 9 की, तो मैं 9 की भी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ, एस्काई वैल्यू। देखो 57 9 की वैल्यू है वो मैंने प्रिंट करवा दी। तो आप ऐसे थोड़ा कोड के साथ खेल सकते हो, ठीक है? बस जस्ट आप सिंपल-सिंपल चलते चलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको जो नई-नई चीज़ें बता रहा हूँ आप इनको और देख सकते हो, ठीक है? ये मतलब हमें नहीं स्टार्टिंग में इतना पता थी बट जब हमने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया जब जाके हमें पता चली थी, ठीक है? तो हमने पा 4 के 4 जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स जो हमारे डेटा टाइप्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया, आपको समझ में आ गए, ठीक है? और कैरेक्टर पे मैंने आपको ज़्यादा टाइम इसके लिए लिया कि इसको आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आता है हमारा बूल। फिफ्थ आता है हमारा बूल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा आपको सिंपल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलता, हेडर फाइल के अंदर नहीं मिलता, ठीक है? इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड bool डॉट h हेडर फाइल को जो है इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है? तब आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर सिर्फ आप 2 वैल्यू को स्टोर कर सकते हो या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है? ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, ठीक है? ये ऐसे यूज़ होता है अगर आपको जैसे ये दिखाना है bool इस पास्ट, ठीक है? आपको दिखाना है कि ये पास्ट है या नहीं, तो आपने इफ पास्ट कर दिया ट्रू, तो यहाँ पर अगर आप इस पास्ट को प्रिंट करवाओगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, इसको जो है कोड करके दिखा देता हूँ तो कन्फ्यूज़न सारी जो है दूर हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जो है इसके अंदर डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बूल टाइप के डेटा टाइप बूल पास इक्वल टू ट्रू, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है? एरर क्या आ रहा है इसे देखते हैं। तो देखो इस पे हमारा एरर आ रहा है कि बूल आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो यूज ही नहीं कर सकते आप इसे। तो अगर मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दूं जिसके अंदर ऑलरेडी बूल की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर कुछ हमारी फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन है, ठीक है, बट बूल जो है इसके अंदर डिफाइन ही नहीं है, तो इसके लिए आ रहा है ये अनडिफाइन है, इसकी हमें डेफिनेशन ही नहीं पता। आप ही सोचो कि आपके पास आपके दिमाग के अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं जिन भी वर्ड्स की वो आपको पता है, बट ऐसा कोई नया वर्ड आ जाता है जिसकी आपको डेफिनेशन ही नहीं पता, तो वो आपके लिए कैसा होगा, अनडिफाइन होगा, तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता। बट अगर आपको उसकी वैल्यू पता होगी तो आप उसे जो है समझ पाओगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड कर लूँ क्या था बूल स्टैंडर्ड सॉरी स्टैंडर्ड बूल डॉट एच, ठीक है? इस लाइब्रेरी को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, ठीक है? तो हम क्या कर पाएँगे, यहाँ पे जो बूल है उसको अच्छे से देखो बूल हमारा डिफाइन हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो हमारा ये जो सी है, यहाँ पे जब हमने कॉन्स ये देखे थे कीवर्ड्स देखे थे, तो C90 के अंदर जो है बूल नहीं था, ठीक है? तो C90 के अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स थे, बूल नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा ये आया ना C99 इसके अंदर हमारा अंडरस्कोर बूल भी आ गया, ठीक है? तो इसकी वजह से जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे जो बढ़ गए थे, ठीक है? बूल पहले नहीं था, यहाँ पर अगर आप 32 कीवर्ड्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बूल नहीं है, ठीक है? बट C99 जो वर्ज़न है उसके अंदर बूल हमारा ऐड हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको लाइब्रेरी इसको हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। अब हमारा जो बोल है वो डिफाइन हो चुका।
अगर मैं अब प्रिंट करवाऊंगा इसे क्या बोलते हैं पास को, तो हमारा जो 1 है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, एक बार मैंने देखा नहीं शायद फॉर्मेट स्पेसिफायर। ऐसे कोई नहीं, अगर आप भी ऐसे भूल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका भी डी है, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डी है। पास, यही है ना। तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। ये देखो 1 आ रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे 0 और 1 ही है ना, तो 1 और 0 तो भाई इंटीजर ही होते हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमारा डी ही रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया है, आई थिंक आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वॉइड, ठीक है। ये जो पांचों थे वो बहुत ज्यादा यूजफुल थे, बट ये जो वॉइड है इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, नो स्टोरेज फॉर अ वैल्यू। अगर कोई वैल्यू है उसकी कोई भी स्टोरेज नहीं है, मतलब कि वैल्यू जो है खाली पड़ी है। वॉइड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, मतलब कि उसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, तो उसे हम वॉइड से जो है डिफाइन करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब वॉइड का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा। अगर कोई एक खाली स्पेस होती है ना, उसे हम वॉइड कहते हैं, ठीक है। टिपिकली मेमोरी स्टोरेज जो है इसकी कोई भी नहीं होती, नो स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज नहीं लेता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है एक हमने फंक्शन का, ज्यादातर जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तब हम वॉइड का यूज करते हैं। बट जैसे डेटा टाइप्स के अंदर ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, तो यूज ही नहीं करते क्योंकि एब्सेंस को ये शो कर रहा है। तो वॉइड डिस्प्ले हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पे कुछ भी है फंक्शन जो है रिटर्न नहीं कर रहा। आप देख रहे हो जस्ट ये जस्ट जो है प्रिंट करवा रहा है, कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। तो हमने ये जो फंक्शन है इसका टाइप दे दिया वॉइड, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अभी अगर आपको वॉइड समझ में ना आए तो परेशान मत होना, बस ये समझ लो कि अगर आपकी कोई भी एब्सेंस दिखानी है किसी भी वैल्यू की को कि वो खाली है, कुछ नहीं है, तो आप वॉइड का यूज करते हो। बट जब आप आगे फंक्शंस पढ़ोगे, जब मैं आपको रिटर्न टाइप वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो आपको वॉइड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 जो है डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ डेटा टाइप डिपेंड ऑन द कंपाइलर एंड सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। दीज आर द टिपिकल साइजेस वी कॉमनली यूज, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताए 4 बाइट्स, 1 बाइट्स, ये हमारे 8 बाइट्स, ये हमारे टिपिकली जो है यूज होते हैं। ज्यादातर सिस्टम्स के अंदर यही हमारे जो साइजेस हैं वो रहते हैं, बट अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग जो साइजेस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके अपने सिस्टम के अंदर ये पता लगा सकते हो कि वो जो टाइप है हमारा कितना साइज जो है वो ले रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ यहाँ से, अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ और मैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करूँ, ठीक है, आप भी अपने सिस्टम के अंदर इसे चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, एक बार। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज हो रहा है, जेड यू। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सा एक ऑपरेटर है साइज ऑफ, ठीक है। साइज ऑफ के अंदर अगर आप जो भी अपना डेटा टाइप जिसका भी आप साइज जानना चाहते हो, तो अगर आप उसे लिख देते हो तो आपको जो है वो साइज बता देता है, ठीक है। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर, मेरे को इन सब का जो साइज है वो पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसे रन कर देता हूँ, तो मुझे इन सब का जो साइज है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इंटीजर जो है 4 बाइट्स ले रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, इंटीजर जो है फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट्स ले रहा है, डबल 8 बाइट्स ले रहा है, और कैरेक्टर 1 बाइट्स ले रहा है। तो अगर आप इसे अपने सिस्टम के अंदर रन करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि यार ये कोड बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो जस्ट सिंपल है, ठीक है। क्या है कि आप यहाँ पे पहले आपने प्रिंट एफ लिखा क्योंकि आपको डिस्प्ले करवाना है कुछ, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जेड यू का यूज किया, क्योंकि साइज ऑफ जो फंक्शन है, वो साइज ऑफ जो ऑपरेटर है वो आपको जेड यू फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है, अगर आपको कोई भी उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करानी है, ठीक है। फिर आपने साइज ऑफ ऑपरेटर लिखा, ठीक है। और आपने इसका ये जो ब्रैकेट है वो ओपन किया, और जिस भी आपको टाइप के डेटा टाइप की जानना है कि वो कितना स्पेस ले रहा है आपके सिस्टम के अंदर, उसका मेमोरी स्टोरेज कितना साइज ले रहा है, तो आप इसे जस्ट रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इंटीजर जो है 4 ले रहा है, अगर मैं यहीं पे जो है डबल लिख देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि डबल टाइप का जो हमारा डेटा टाइप है वो कितनी स्टोरेज लेगा। तो ये देखो, ये डबल टाइप का जो है हमारा 8 बाइट्स ले रहा होगा, ठीक है। बाइट्स के अंदर जो है ये बताता है। अगर मैं यहीं पर क्या करूँ कि अभी छोड़ो, ठीक है, ये आपको बाइट्स जो है वो बताता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्या करो, एक सी प्रोग्राम को क्रिएट करो जो कि बेसिक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता हो। और क्या क्या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता हो, पहले तो स्टूडेंट का नाम स्टोर करे, ठीक है, रोल नंबर स्टोर करे, एज स्टोर करे, ग्रेड स्टोर स्टोर करे, ठीक है।
और कुछ सब्जेक्ट्स आप देख लेना, जैसे कि मैथ, साइंस, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करें, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करो, एक प्रोग्राम बनाओ, उसके अंदर आपको डेटा टाइप्स का अच्छे से यूज़ करना है और उन्हें डिस्प्ले करके दिखाना है क्लीन फॉर्मेट में, ठीक है? और मैंने आपको बैकस्लैश एन के बारे में भी बता दिया, तो आप क्लीन फॉर्मेट के अंदर जो है प्रिंट करवा पाओगे, ठीक है? और जो कोड है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश करी है, देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं? सुबह के 5:11 हो रहे हैं भाई, रात को बैठा था, ठीक है? तो सुबह के 5:11 हो रहे हैं जब हमारा ये जो कंप्लीट वीडियो है वो हुआ है। और मैंने आपको जितना हो सकता था उतना डिटेल में बता दिया है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। बट आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे सारे लेक्चर्स देखते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएँगी। और मैं आपको हर एक लेक्चर के अंदर ये भी बताऊँगा आगे कि आपको कैसे एकीट्यू के अंदर कॉपी को लिखना है। क्योंकि ये जो कोडिंग वाला हमारा सब्जेक्ट होता है वो आपको लिखना होगा पेपर के अंदर। यहाँ तो आप वीएस कोड के अंदर कोड चला रहे हो। तो वो कॉपी के अंदर कैसे लिखना होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँगा, ठीक है? तो अगर आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको जो सारे लेक्चर्स हैं, उनकी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी अगर आपको लगता है कि ये फीडबैक है या आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय बाय।